चलिए अभी हम पढ़ेंगे, हमने देखो इस चैप्टर में क्या क्या कवर किया है आपका, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सब कवर हुआ है, ठीक है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, 4th स्टेट इज प्लाज्मा, 5th स्टेट इज, तो इस बारे में आप नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। जो नॉर्मल आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जितना भी कवर हुआ है उसमें एक फिनोमिना आपका आता है इवेपोरेशन का, ठीक है। बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम जनरली ये सोचते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, आप किसी लिक्विड को हीट करेंगे, वो बॉयल होगा तब जाके इवेपोरेशन होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। तो आपके सरफेस में भी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे गैसियस फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट तक जाए, बॉइलिंग पॉइंट के पहले भी आपका इवेपोरेशन होगा। मैंने यहाँ पे 2 बूंद पानी डाल दिया, कल जब आप आओगे तो वो नहीं मिलेगा, इवेपोरेट हो गया। उसको आपने हीट किया क्या? नहीं। उसको आपने बॉयल किया क्या? नहीं, वो फुस हो गया, ठीक है। आपने अगर थोड़ा सा केरोसिन डाल दिया, थोड़ा सा पेट्रोल डाल दिया, वो अभी का अभी आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। सो एवरी लिक्विड विल बेसिकली इवेपोरेट। एंड व्हाई डज इट इवेपोरेट? क्योंकि ये आपका सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। हाँ, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इवेपोरेशन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। दे बेसिकली इनकरेज इवेपोरेशन। सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेपोरेशन एंड वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई साहब इस इवेपोरेशन के फैक्टर्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो चलिए भाई साहब देख लेते हैं आपके इवेपोरेशन के फैक्टर्स। इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। पीपल प्लीज पे अटेंशन हियर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब आप बॉइलिंग पॉइंट के पहले भी इवेपोरेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इवेपोरेशन जो है वो एक आपका क्या है बच्चा पार्टी, सरफेस फिनोमिना। इट इज प्योरली अ सरफेस फिनोमिना, ठीक है। सरफेस के मतलब देखो कैसा है, ये समझ लो कोई लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये जाके इवेपोरेट होगा, ठीक है। ये वाले जो सरफेस वाले होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं और वो एक कारण से होते हैं। आप देखोगे ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये चारों तरफ से भाई साहब क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, देयर इज अ ह्यूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये वाले में तो आधा तो इधर रह गया, ऊपर कहाँ है, ऊपर तो नहीं है, ठीक है। तो इट इज बेसिकली इवेपोरेटिंग। इवेपोरेटिंग के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। पहला चीज जो आपको प्राइमरली समझना है वहां पे ये है कि बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही इवेपोरेशन चालू हो जाता है, ठीक है। नदी नाले गर्मी के मौसम में सूखते हैं तो क्या वो बॉयल होकर सूखते हैं? नहीं ना। आपने खौलते हुए नदी को देखा है कभी? नहीं ना। लेकिन उनका लेवल तो नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि भाई साहब ये पहले ही बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही ये सूखना चालू हो जाते हैं, ठीक है। सो इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, और बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या हो गया, the temperature at which a liquid starts getting converted into gaseous state at 1 atmospheric pressure, ठीक है। तो कल हमने latent heat of fusion पढ़ा था, फिर latent heat of vaporization पढ़ा था। तो latent heat of vaporization क्या बोलता है भाई साहब, एक कंटेनर में अगर आपने पानी रखा है उसको आप हीट कर रहे हैं, आपने एक थर्मोमीटर रख दिया है, थर्मोमीटर क्या कर रहा है, टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है। आपका बेसिकली टेम्परेचर बढ़ता जाएगा 100 डिग्री तक आ गया। 100 डिग्री के आने के बाद क्या होगा, रुक जाएगा। अभी पूरा का पूरा जो आपका लिक्विड है जब तक गैस में ना कन्वर्ट हो जाए वो थर्मोमीटर का टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री। वाई? बिकॉज ये जो लेटेंट हीट है भाई साहब ये किस टाइप का हीट है, गुप्त हीट है, ठीक है, एकदम सीक्रेट हीट है। ये पूरा का पूरा जाएगा किसमें, कन्वर्जन ऑफ मैटर में, किसमें, लिक्विड से गैसियस फेज में। चलिए देखते हैं हमें इवेपोरेशन क्या होता है। तो लिक्विड है भाई साहब आपका, लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, वेपर में। इवन एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल एयर प्रेशर आपका हर लिक्विड क्या होगा, इवेपोरेट होगा। एवरी लिक्विड विल बेसिकली गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज। क्लियर? चलिए देखते हैं भाई साहब। ओके, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन में क्या है, देखो ये क्या है, आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करेंगे बच्चा बॉडी, जो सरफेस पे रहेंगे ये वाले इवेपोरेट करेंगे, ये वाले नहीं इवेपोरेट करेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई साहब। तो ये हो गया आपका सरफेस का मॉलिक्यूल। इस पे क्या लग रहा है भाई साहब, इनकी एनर्जी दूसरे वाले मॉलिक्यूल से हायर होती है, ठीक है। These surface molecules have a higher amount of energy than these molecules. These will be at a lower level of energy. चलिए भाई साहब देखते हैं, molecules at the surface absorb heat energy from the room temperature. ये क्या करेंगे भाई साहब, क्योंकि ये एक्सपोज्ड हैं किसमें, तो ये क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर का हीट अब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। एंड दे विल स्टार्ट वेपराइज होना, ठीक है, ये वेपर होने लगेंगे, ठीक है। दे विल स्टार्ट
तो ये आपके भाई साहब वेपराइज होने लगेंगे, ठीक है, क्लियर है, दे आर फॉर्मिंग वेपर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? उड़ गया, ठीक है। फिर अभी क्या होगा, ये वाला, फिर इसके बाद ये वाला लेयर, फिर इसके बाद जो भी ऊपर सरफेस में आ जाता है वो क्या प्रोड्यूस करता है भाई साहब, एज सून एज द मॉलिक्यूल्स लीव द लिक्विड वी से दैट इट हैज इवेपोरेटेड, ठीक है, आपका भाई साहब इवेपोरेशन हो गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन, सरफेस एरिया। चाय कितने लोग पीते हैं भाई साहब? कप में डाल के पीते हैं, और अगर आपने उसको प्लेट में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, आपने देखा रहेगा बहुत लोग गर्म चाय नहीं पी पाते हैं तो क्या करते हैं, प्लेट में डालते हैं और पीते हैं, राइट, वाई, ठीक है, क्योंकि आपके जो कप में जो सरफेस एरिया है, ठीक है, ये कम है। जैसे ही आप इसको प्लेट में डालेंगे इसी चाय को, इसका देखो सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा भाई साहब क्या हो जाएगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे थे शायद, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब 8 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं। और जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन का डायरेक्ट इफेक्ट भाई साहब क्या है, कूलिंग। इवेपोरेशन का डायरेक्ट इफेक्ट है आपका कूलिंग, ठीक है। कोई भी क्यों कूलिंग प्रोड्यूस होगा बताइए, अभी आपने पढ़ा है? नहीं, इवेपोरेशन कूलिंग क्यों प्रोड्यूस करेगा? आपने देखा जो भी सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, हाइयर होती है। अगर ये चले जाएंगे तो एनर्जी लेकर चले गए ना, तो ऑब्वियसली कूलिंग प्रोड्यूस होगा। आप नहा कर आएंगे थोड़ा 4-5 मिनट आपको ठंडा लगेगा, क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं, सो दे आर प्रोड्यूसिंग अ कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। खैर ये तो आपका इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जितना ज़्यादा आपका सरफेस एरिया होगा, द मोर इज द सरफेस एरिया द मोर इज द इवेपोरेशन। 4 मॉलिक्यूल्स को मौका मिल रहा था यहाँ पे इवेपोरेट होने का, यहाँ पे शायद 16 मॉलिक्यूल्स को मिल रहा है, क्योंकि आपने क्या किया है, फैला दिया है लिक्विड को, ठीक है। कोई गर्म दाल है उसको आपने ऐसे कटोरी में रखा है, उसको जब आप मतलब फैला देते हैं, यू विल सी दैट इट्स टेम्परेचर ड्रॉप सिग्निफिकेंटली, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? हाँ जी बोलिए, क्यों इस साइड आ गया, अब कैसे उस साइड मिले, चलिए करते इस साइड से ही, ठीक है, ओके। हाइयर द टेम्परेचर हाइयर द इवेपोरेशन। जितना ज़्यादा भाई साहब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। गर्मी के मौसम में, ठीक है, गर्मी के मौसम में आप देखोगे कपड़े आपके सूख जाते हैं फटाक से, आपने डाला 5-10-1 घंटे में भाई साहब सूख जाएगा, ठीक है। सर्दी के मौसम में, सर्दी का मौसम वैसे बॉम्बे में तो तुम एहसास होता नहीं है आपको, लेकिन अगर आप बरसात का मौसम देखेंगे सो आपके कपड़ों को ड्राई होने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। वाई? बिकॉज टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर लिक्विड को भाई साहब क्या दे रहा है, एनर्जी। जितना ज़्यादा उसको एनर्जी मिलेगा भाई साहब, ये तो बैठे ही हैं, थोड़ा सा एनर्जी मिला ठप, ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी मिला ठप, ठीक है, सो दे आर बेसिकली गेटिंग इवेपोरेटेड। आप भाई साहब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। द मोर इज द टेम्परेचर द मोर इज द इवेपोरेशन, ठीक है। आप जो आज की तारीख में भाई साहब यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट वाला फैक्टर देखते हैं हम, ठीक है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, वाटर वेपर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अभी हमारा गर्मी चल रहा है, 2 महीने बाद क्या होगा, बरसात चालू हो जाएगी। आप देखेंगे जितनी गर्मी अभी आपको लग रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा गर्मी आपको बरसात के मौसम में लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो यहाँ पे देखो क्या है, हमारे स्वेट पोर्स होते हैं, स्वेट पोर्स से क्या निकलता है, स्वेट। आप बैठे हैं पंखे के नीचे, ये फटाफट इवेपोरेट हो गया, और इसमें क्या हो रहा है, आपके बॉडी को एक कूलिंग प्रोड्यूस हो रही है। इसीलिए ज़्यादा डीओ ना लगाया करो भाई साहब, ठीक है। अगर आप रोल ऑन डीओ वगैरह लगाते हैं तो एक टाइम आएगा कि आपके स्वेट पोर्स बंद होना चालू हो जाएंगे। एक बार स्वेट पोर बंद होना चालू हो गया तो वहाँ से स्वेट नहीं निकलेगा, स्वेट नहीं निकलेगा तो इवेपोरेट नहीं होगा, इवेपोरेट नहीं होगा तो वो स्किन के सेल्स आपके बर्नआउट हो सकते हैं, ठीक है। खैर ये तो दूसरी बात है, लेकिन ह्यूमिडिटी बेसिकली होती क्या है, ह्यूमिडिटी इज द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर। आपने भाई साहब क्या किया, कपड़े सूखने दिए हैं, ठीक है, समझ लो गैलरी में दिए हैं, आपने बालकनी में दिया हुआ है, बरसात का मौसम चल रहा है, 100% ह्यूमिडिटी है एयर में, ठीक है। अभी आपके इस कपड़े के आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है, इसमें पहले से ही वाटर वेपर कंटेंट कितना है, 100% है। उसको भाई साहब कहाँ स्पेस मिलेगा उसमें जाने में, भाई साहब खाली भी तो होना चाहिए ना, ठीक है, तो खाली नहीं है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, अगर देखो सारे फैक्टर्स को अगर आप देखोगे, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो, इवेपोरेशन बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इवेपोरेशन बढ़ रहा है। इसके बाद चौथा वाला फैक्टर हम देखेंगे विंड स्पीड, उसमें भी हम देखेंगे विंड स्पीड बढ़ा रहे हैं, इवेपोरेशन बढ़ रहा है। इकलौता ह्यूमिडिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे अगर इसको आप बढ़ाएंगे तो भाई साहब इवेपोरेशन आपका, ठीक है,
तो इसमें ह्यूमिडिटी के साथ आपकी इवेपोरेशन की इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी है, मतलब ह्यूमिडिटी को आप बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन आपका कम हो जाएगा। बरसात के मौसम में आपके कपड़े सूखेंगे नहीं जल्दी, क्यों? क्योंकि भाई साहब एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर कंटेंट का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से इवेपोरेट होंगे तो जाएंगे कहाँ? उनको जगह भी तो मिलनी चाहिए। पहले ही वहाँ पे क्या है, अच्छी खासी भीड़ है, किसकी? वाटर वेपर कंटेंट की। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट इन एयर। नाउ लेट्स लुक एट ह्यूमिडिटी। जितना ये बढ़ेगा उतना भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लो एंड वाटर इवेपोरेट्स वेरी वेरी स्लोली। इसीलिए गर्मी के मौसम में जितनी गर्मी आपको लगती है उससे कहीं ज़्यादा गर्मी आपको बरसात के मौसम में लगेगी, क्योंकि आपका पसीना भी उतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। जैसे कपड़ों में से आपका वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है, आपका पसीना भी चिपचिपाहट बनी रहेगी, ठीक है? तो यू विल फील मोर स्वेट, और स्वेट अगर आपका इवेपोरेट नहीं हो पाएगा उतनी जल्दी तो कूलिंग प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? सो यू विल फील अ लिटिल मोर हॉटर इन द मॉनसून सीजन देन व्हेन इट इज इन एक्चुअली समर सीजन, ठीक है? सो व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई एंड वाटर इवेपोरेट्स मोर रेडिली, ठीक है? तो ज़्यादा आपका वाटर इवेपोरेट होगा। चलिए देख लेते हैं इसको, मोर ह्यूमिडिटी लेस इवेपोरेशन। एक लौता ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपके इवेपोरेशन के साथ कौन सी प्रोपोर्शनलिटी है? इनवर्स, ठीक है? चलिए चौथा कॉन्सेप्ट देखते हैं, विंड स्पीड। अगर अभी सब पंखा बंद कर दिया जाए आप लोग पागल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो स्वेट पोर से स्वेट निकल रहा है भाई साहब, उसको विंड स्पीड नहीं मिल रही है। आप सन में तो है नहीं, ठीक है, कि आपका पसीना फट से सूख जाए। आप हैं कमरे के अंदर, हीट कम मिल रहा है, लेकिन ये पंखा अगर हम बंद कर दें तो विंड स्पीड आपका, कभी भी पंखा आपको कूलिंग प्रोड्यूस नहीं करता है। आपके शरीर में से जो स्वेट है उसके इवेपोरेशन से कूलिंग प्रोड्यूस होती है, और वो इनकरेज होता है आपके विंड स्पीड से। जितना आप विंड का स्पीड बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा रेट से क्या होगा? इवेपोरेशन होगा, ठीक है? क्लियर है? दैट बेसिकली प्रोड्यूसेस कूलिंग, ठीक है? तो आपका विंड स्पीड बढ़ गया तो क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका विंड स्पीड अगर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी भाई साहब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? किसी चीज़ को ठंडा करना हो, पंखा चला दो, ठीक है, फटफट फटफट इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन से कूलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। एक कटोरी डाल लो गरम दाल, उसको भाई साहब रख दो और फैन चला दो। हाँ, आप ऐसा सॉसर भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे फैन चला दोगे आप देखोगे वो ठंडा हो जाएगा। खाना बहुत ज़्यादा गर्म है, फैन के नीचे रख दो, ठंडा होगा, ठीक है? वाई विल इट? बिकॉज आपका विंड स्पीड इवेपोरेशन को बढ़ा रहा है, ठीक है? विंड स्पीड, अभी देखो क्या हो रहा है, समझ लो ये आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है? ये मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुआ, जैसे ही पंखा चलाया आपने, ये सब चितर बितर हो गए। फिर से अभी यहाँ की जो भीड़ है वो खाली हो गई, ठीक है? ये फिर से इवेपोरेट हुआ, फिर से पंखा चल रहा है यहाँ पे, यहाँ की भीड़ खाली हो गई, फिर से इवेपोरेट हुआ, ऐसे हो रहा है ये, ठीक है? तो भीड़ खाली होती जा रही है जिसकी वजह से ज़्यादा इवेपोरेशन हो पा रहा है। तो विंड स्पीड बेसिकली इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन and hence more cooling will be produced. Are we clear on the concept of evaporation people? What are the factors which impact evaporation? Are we clear on this? ठीक है? Clear है? Okay people are. चलिए, when the speed of wind increases, the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor. तो आपका क्या हो जाएगा? water vapor भाई साहब हो जाएगा decrease, ठीक है? More the wind speed, more the evaporation. तो इन चारों में अगर आप देखोगे, सरफेस एरिया बढ़ा, इवेपोरेशन बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, इवेपोरेशन बढ़ा, विंड स्पीड बढ़ा, इवेपोरेशन बढ़ा। एक लौता ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो इवेपोरेशन आपका कम हो जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया। चलिए अभी हम इसमें जाएंगे, इफेक्ट्स ऑफ बॉइलिंग, ठीक है? एक मिनट। हाँ, सो इफ वी कीप क्लोथ्स ओपन इन एयर, इफ वी कीप क्लोथ्स in open space we will get the benefit of both sunlight, that is temperature at, ठीक है, that is basically sunlight से आपको क्या मिल जाएगा भाई साहब? टेम्परेचर, ठीक है? और क्या मिल जाएगा आपको? विंड स्पीड, ठीक है? सो दिस विल बी विंड स्पीड। क्लियर है? ओपन स्पेस में ये फटाफट ड्राई होंगे। ओके, चलिए देखते हैं आपका। सो बिकॉज ऑफ द विंड स्पीड, मोर द विंड स्पीड मोर द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितना ज्यादा आपका विंड स्पीड होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ने लगेगा, ठीक है? ओके, चलिए देखते हैं भाई साहब यहाँ पे क्या है। दिस इज बेसिकली अ रेनी डे, ठीक है? रेनी डे में आप देखो यहाँ पे भाई साहब क्या हो रहा है? नेक्स्ट डे नो रेनफॉल, देखो ये क्या हो गया? दिस इज बेसिकली ड्राइड अप। ये पूरा इतना पानी था, अभी ये ड्राइड अप हो गया, मतलब ये हुआ क्या? इवेपोरेशन हो गया भाई साहब, ठीक है? साइज ऑफ द पडल गॉट रिड्यूस, जो कीचड़ का अमाउंट था वो क्या हो गया भाई साहब? कम हो गया। देखो पडल मतलब वाटर कंटेंट, सो व्हाई हैज इट रिड्यूस्ड?
बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हेयर। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा पार्टी? इवेपोरेशन, ठीक है। बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन दिस वाटर का जो साइज था ये श्रिंक हो गया वैसा, ठीक है, छोटा हो गया ये। क्लियर है? अगर रेन नहीं हुआ, अगर रेन हुआ तो ये बढ़ जाएगा, अगर रेन नहीं हुआ नेक्स्ट डे। So this is because of evaporation. Clear है बच्चा पार्टी? What happened to the size of the petal? It has reduced. Why? Because of evaporation. Because of its surface area, lesser the surface area, lesser the rate of evaporation. अभी क्या हो रहा है देखो, अभी सोचो, यहाँ पे इतना surface area था, इतने सारे molecules थे जो exposed थे, तो ये evaporation का rate ज़्यादा। यहाँ पे इतना ही सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया कम हो गया है। मतलब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, देखो एक प्याली चाय थी और ये भाई साहब सॉसर में चाय है, ये सरफेस एरिया आपका ज़्यादा हो गया, ये सरफेस एरिया आपका कम हो गया, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ इट्स सरफेस एरिया लेस द सरफेस एरिया लेसर द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। व्हाई डू वी पोर हॉट टी इन अ सॉसर? टू कूल इट, ठीक है। प्लेट होता है ना भाई साहब, उसको मतलब अगर आप गर्म चाय एकदम नहीं पी पा रहे हैं तो ऐसा ठंडा करके पीते हैं, ठीक है। सो व्हाई डू वी पोर इट? बिकॉज इट रिड्यूसेस द टेम्परेचर, इट इंक्रीजेस द, जैसे आपने प्याली में चाय डाली भाई साहब, ओ हो चाय डाल दिया, मोर द सरफेस एरिया मोर द इवेपोरेशन, मोर द सरफेस एरिया मोर द इवेपोरेशन। क्लियर है? एंड मोर द कूलिंग। इफ यू वांट टू कूल द टी you will have to increase its surface area. If you increase the surface area, more will be the rate of evaporation and more will be the cooling produced. Vaporization पे आते हैं भाई साहब, vaporization. Vaporization दो फिनोमिनाज में होता है, एक होता है आपके बॉइलिंग में और एक होता है आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का जो फिनोमिना है वो बॉइलिंग पे डिपेंड नहीं करता है, वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। बॉइलिंग से आप इवेपोरेशन को बढ़ा सकते हैं, क्यों? क्योंकि बॉइलिंग में क्या इंक्रीज होता है? टेम्परेचर, ठीक है। बॉइलिंग में इंक्रीज होता है टेम्परेचर और टेम्परेचर से बढ़ता है आपका इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से बढ़ती है आपकी कूलिंग। क्लियर है पीपल? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। बॉइलिंग हो गया और आपका इवेपोरेशन, सो बॉइलिंग हो गया, आपका इवेपोरेशन हो गया। एक्सटर्नल हीटिंग इज रिक्वायर्ड बॉइलिंग में, है कि नहीं? देखो बॉइलिंग में जो इवेपोरेशन हो रही है उसमें आपको लिक्विड को तो हीट देना पड़ेगा ना भाई साहब, तो एक्सटर्नल हीटिंग इज रिक्वायर्ड। इवेपोरेशन में कोई हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं है, वैसा कोई उसमें भाई साहब अपने आप इवेपोरेट हो रहा है, वो आप उसको हीट प्रोड्यूस करें या ना करें, अपने आप सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। सो नो एक्सटर्नल हीटिंग इन इवेपोरेशन इज रिक्वायर्ड। बॉइलिंग में एक्सटर्नल हीट इज रिक्वायर्ड। ये आपका एक बल्क फिनोमिना है, ठीक है। मतलब क्या है देखो, देखिए जब आप किसी लिक्विड को बॉयल करते हो, अगर समझ लो आप बीकर में, आप देखोगे ऐसे ऐसे ये ऊपर जा रहे हैं, है कि नहीं? तो ये क्या हो रहा है, पूरे सारे मॉलिक्यूल्स इस हीट को ले रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बल्क फिनोमिना। द एंटायर लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बीकर विल गेट द हीट फ्रॉम द बॉइलिंग, ठीक है, विच मेक्स इट अ बल्क फिनोमिना। ओके, अभी इवेपोरेशन पे आते हैं भाई साहब। यहाँ पे क्या है? दीज आर ऑल सरफेस मॉलिक्यूल्स। तो इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स का होगा। दिस इज व्हाट? सरफेस फिनोमिना। दिस इज व्हाट? सरफेस फिनोमिना। आर वी क्लियर? ये सिर्फ सरफेस पे होगा। इस मॉलिक्यूल का इवेपोरेशन से अंदर वाले मॉलिक्यूल का कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। लेकिन यहां पे जब आप हीट कर रहे हैं तो ये सारे मॉलिक्यूल्स इस हीट को ले रहे हैं, दे आर ऑल टेकिंग द हीट। सो बेसिकली बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, मतलब बल्क में हीट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वेयर एज इवेपोरेशन इज प्योरली अ सरफेस फिनोमिना। सिर्फ और सिर्फ सरफेस में होता है ये। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? एनी री एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड पीपल? नहीं? ओके। हाँ, कौन सा? इसको ऐसे लॉन्ग प्रेस करूं? अरे वाह, थैंक यू सर। ओके, तो आपका क्या हो गया भाई साहब? यहाँ पे सरफेस फिनोमिना है। दिस इज बेसिकली अ सरफेस फिनोमिना which happens only at the surface. This is a bulk phenomena. So boiling is a bulk phenomena, evaporation is a surface phenomena. Clear, clear, clear? Okay, any questions of people? Please stop me and ask the questions. ठीक है? सरफेस फिनोमिना हो गया, occurs only at the surface, occurs only at the surface. चलिए देखते हैं भाई साहब, आपका डिपेंड्स ऑन, किन चीजों पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन, बताइए, नेचर ऑफ द लिक्विड। क्यों नेचर ऑफ द लिक्विड? एनीवन? व्हाई वुड बॉइलिंग डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड? चलिए फटाफट बताइए। एकदम आसान सा सवाल भाई साहब, एकदम आसान। सर जितना गाढ़ा होगा उतना उसको टाइट लगेगा। ओके, डेंसिटी। चलिए और कुछ?
तो इसका मतलब हर बॉइलिंग टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम? बॉइलिंग पॉइंट। हर एक लिक्विड का अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है भाई साहब। ईच लिक्विड विल हैव इट्स ओन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हर एक लिक्विड का एक अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो हर एक लिक्विड की अपनी बॉइलिंग पॉइंट होती है भाई साहब, ठीक है। सो इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। आप किसी लिक्विड को हीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर समझ लो अल्कोहल को हीट करें तो वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल होना चालू कर देगा, लेकिन क्या वाटर बॉयल होगा? नहीं। वाटर को बॉयल करने के लिए आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना पड़ेगा। क्लियर है? सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड विल बी इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसका बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि भाई साहब लिक्विड का नेचर क्या है, ठीक है। ओके, चलिए नेचर ऑफ द लिक्विड, यहाँ पे हीटिंग, यहाँ पे इवेपोरेशन भी नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करेगा। जैसे देखो कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं फट से उड़ जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे केरोसिन डाला और यहाँ पे वाटर डाला, उतना ही सेम अमाउंट, ठीक है। आप देखोगे केरोसिन फट से उड़ जाएगा, वाटर को टाइम लगेगा उड़ने में। इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन थोड़ा सा स्लो है एज कंपेयर टू केरोसिन, ठीक है। तो अलग अलग लिक्विड के अलग अलग इवेपोरेशन टाइम्स होते हैं, ठीक है। ओके, सो इट डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। हीटिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे सरफेस एरिया का बॉइलिंग से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। सरफेस एरिया का बॉइलिंग से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे और किस चीज पे डिपेंड करेगा? अगर आप सरफेस एरिया को भाई साहब बढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। विंड स्पीड को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे बच्चा पार्टी, क्या होगा? इवेपोरेशन भाई साहब बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन विल इंक्रीज। व्हाट एल्स पीपल? ह्यूमिडिटी इन एयर, अगर ये बढ़ेगा सोहम पाटिल क्या हो जाएगा? ठीक है, तो दिस इवेपोरेशन विल बी लेस। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए, एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ वाटर, एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ, एग्जाम्पल ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। आपके इवेपोरेशन का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है आपका ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। एग्जाम्पल्स ऑफ इवेपोरेशन, चलिए देखते हैं। हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम कोल्ड ड्यूरिंग समर? बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ठीक है। आप ये वाला, ये अर्दन पॉट लेते हैं कि नहीं, सुराई जिसको बोलते हैं, सुराई बोलते हैं ना, ठीक है। इसमें पानी, हाँ मटका जो भी बोले, इसमें पानी ठंडा क्यों रहता है? इसमें पानी ठंडा इसलिए रहता है क्योंकि ये बनता है किससे? मिट्टी से, मिट्टी से बनता है। और मिट्टी में बहुत फाइन पोर्स होते हैं, इतने फाइन पोर्स होते हैं कि इसमें से वाटर का लीकेज तो नहीं होगा, लेकिन वाटर वेपर जाएगा, ठीक है। वाटर वेपर गैस है, क्या यहाँ पे इवेपोरेशन होगा? बोलो, होगा। तो यहाँ पे क्या है? वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ गैस। ये जो वाटर वेपर है ये इतने फाइन पोर से जो है तो बाहर जाएगा, ठीक है। ये इतने फाइन पोर से क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। तो इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन का इफेक्ट क्या होता है? कूलिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन इसके जो होल्स हैं वो इतने बड़े भी नहीं है कि इसमें से वाटर लीकेज हो जाए, लेकिन इतने बड़े जरूर हैं कि उसमें से वाटर वेपर निकल जाए, ठीक है। तो ये वाटर वेपर निकलेगा तो दूसरा लेयर जो तो इवेपोरेट होगा, फिर वो भी निकलेगा। तो इस तरह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इसके अंदर कूलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर हम कोई ऐसा, ये ढका हुआ कंटेनर है, ठीक है, ढका हुआ कंटेनर है। अगर कोई ऐसा ही कंटेनर ले रहे जहां से इवेपोरेशन तो हो रहा है, देखो समझ लो ये कोई मेटल कंटेनर है, इसमें आपने वाटर रखा हुआ है, नॉर्मल कंटेनर है, ठीक है। ये भी ढका हुआ है, इसमें भी भाई साहब इवेपोरेशन तो हो रहा है, लेकिन ये जो वाटर वेपर है ये बाहर नहीं जा पा रहा है, जिसके वजह से दूसरा लेयर इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे क्या है? ह्यूमिडिटी 100% है, तो इससे क्या होगा? कूलिंग प्रोड्यूस नहीं होगी। गर्म भी नहीं होगा पानी, लेकिन कूलिंग प्रोड्यूस नहीं होगी। यहाँ पे एक्सट्रीमली कूलिंग प्रोड्यूस होगी। कभी कभी आप जाओगे राजस्थान वगैरह एरियाज में, लोग क्या करते हैं, इसको गर्म रेत के ऊपर रख देते हैं, गर्म रेत के ऊपर। गर्म रेत के ऊपर इस अर्दन पॉट को रखने के बावजूद वो भाई साहब गर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हीट से क्या होता है? हीट से आपका इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इवेपोरेशन बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा बच्चा पार्टी? कूलिंग बढ़ जाएगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? सो दैट इज हाउ इन अर्दन पॉट्स व्हेन यू कीप वाटर इन समर, इट इज दिस वाटर स्टेज कूल, दिस वाटर स्टेज कूल। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। देखो ये सुराई है भाई साहब, ये आपके अर्दन पॉट से बहुत छोटे छोटे, इसमें क्या होते हैं? देखो पोर्स होते हैं। इन पोर्स से वाटर नहीं निकलेगा, इन पोर्स से लेकिन वाटर वेपर निकलेगा, ठीक है। ये मिट्टी से बने होते हैं। द अर्दन पॉट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स। These pores are so small that you will not see water coming out of it. However, it will allow the water vapor to come out of it. Clear? Okay, चलिए भाई साहब, ठीक है।
So some of the water continuously oozes out from these pores, ठीक है, left outside the pot in the form of भाई साहब water vapor. This water evaporates continuously and takes the latent heat required for vaporization from the earthen pot, and the remaining water loses heat and gets cool. Latent heat of vaporization क्या है बच्चा पार्टी? अरे भाई साहब, अगर आप नहीं आए थे तो वीडियो तो देखना बनता है, अगर वो भी नहीं देखोगे तो पढ़ाई कैसे करोगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज व्हाट पीपल, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट, कल मैंने पढ़ाया था इसको, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 kg ऑफ लिक्विड सब्सटेंस टू चेंज इनटू गैस at 1 atmosphere pressure, ठीक है, at 1 atmosphere pressure. The amount of heat that is required by a liquid to change into gas at 1 atmosphere pressure is known as latent heat of vaporization. ठीक है, तो ये क्या करेगा भाई साहब, ये वेपराइज हो रहा है, तो ये हीट कहां से लेगा भाई साहब? इसके अंदर है पानी, यहां पे है आपके छोटे छोटे पोर्स, इसमें से क्या हो रहा है, लिक्विड जो है तो वेपर बन रहा है। तो लिक्विड अगर वेपर बन रहा है तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेगा, किससे लेगा? नहीं, वो वाटर से ही लेगा ना भाई साहब, वाटर से ही, वाटर में जो भी हीट है उसी को खींच लेगा। और अगर वाटर की हीट को वो खींच रहा है तो क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, वाटर ठंडा हो जाएगा। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? सो लेटेंट हीट मतलब क्या हो गया आपका, गुप्त हीट, सीक्रेट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट 1 kg ऑफ लिक्विड takes in order to get converted into gas at 1 atmosphere pressure. So ये जो लिक्विड आपका बाहर आ रहा है भाई साहब क्या कर रहा है, it is basically producing a cooling effect inside this, ठीक है, earthen pot. Are we clear on this one people? Okay. कोई भी डाउट भाई साहब, कोई भी डाउट? ओह देखो, वाटर वेपर इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेशन विल प्रोड्यूस कूलिंग। व्हाट डू यू फील व्हेन स्पिरिट इज अप्लाइड टू योर हैंड? इंजेक्शन मजे में लेते हैं कि नहीं आप लोग? यहाँ पे आपका देखो ऐसे जो इंजेक्शन आपको लगाता है वो पहले एक कॉटन लेगा, उसमें स्पिरिट रहेगा, बेसिकली वो ऐसे ठंडा कर देगा इसको। ठीक है, इट विल बेसिकली प्रोड्यूस कूलिंग बिफोर अप्लाइंग इंजेक्शन। स्पिरिट मतलब होता है अल्कोहल। जैसे मैंने आपको बोला, अल्कोहल बहुत वोलेटाइल लिक्विड होता है, थोड़ा सा रखेंगे आपका 10 मिनट में वो सूख जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे था। ठीक है, तो फटाफट इवेपोरेशन होता है। तो यहाँ पे जैसे स्पिरिट आपको लगाया जाता है, मतलब अल्कोहल आप पे स्प्रे किया जाता है पहले इंजेक्शन लगाने के पहले। ठीक है, तो ये जो स्पिरिट आपको लगाया जा रहा है ये बेसिकली अल्कोहल है, फट से आपके स्किन में ड्राई हो जाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, कूलिंग प्रोड्यूस करेगा। दिस विल बेसिकली प्रोड्यूस कूलिंग। स्पिरिट अप्लाइड एट द रीजन अब्सॉर्ब्स लेटेंट हीट एनर्जी फ्रॉम द हैंड। तो ये हैंड से लेटेंट एनर्जी लेगा और क्या हो जाएगा भाई साहब, इवेपोरेट, हेंस दैट रीजन बिकम्स कोल्ड। तो इवेपोरेशन भाई साहब कूलिंग प्रोड्यूस करेगा। आप वहाँ पे ऑलरेडी कोई मेडिसिन डाल रहे हैं ना, ठीक है, तो ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन होगा। जब भी आपके बॉडी में, तुमने कभी देखा है मच्छर जब आपको काटता है तो वो जगह गर्म हो जाती है और फूल भी जाता है, क्यों? क्योंकि उस जगह पे क्या हो रहा है, आपका इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वहाँ पे सेल्स बर्न आउट हो रहे हैं। तो सेल्स जब हम इंजेक्शन लगाएंगे तो भी वही होगा, बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा। कोई भी एक्सटर्नल चीज़ जब बॉडी में आती है बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो वो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा ना हो इसीलिए वो स्पिरिट डाला जाता है। तो स्पिरिट जैसे डालेगा तो स्पिरिट होगा इवेपोरेट। क्यों होगा इवेपोरेट? इट विल गेन हीट फ्रॉम द बॉडी एंड वंस इट इवेपोरेट इट विल प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट। इफ इट प्रोड्यूसेस अ कूलिंग इफेक्ट देन द इन्फ्लेमेशन का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, ओके, चलिए, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉटल कंटेनिंग कोल्ड वाटर? मैंने आपसे शेयर किया था, पेप्सी का बॉटल हो या आपने भाई साहब बहुत ठंडा कोई पानी रखा हो या उसमें आइस ही रखा हो, तो बाहर से आपको ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि ये वाटर वेपर से आ रहे हैं विच आर कंडेंसिंग एंड फॉर्मिंग लिक्विड। ठीक है, सो इट इज ड्यू टू द कंडेंसेशन, दैट इज वाटर वेपर फ्रॉम द एयर। तो आपका भाई साहब ये कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने क्या रखा हुआ है भाई साहब, आइस के ड्रॉपलेट्स। आपको दिखेगा वाटर ड्रॉपलेट्स आगे बाहर से आ रहे हैं। ये क्या है आपका भाई साहब, वाटर वेपर। ये वाटर वेपर क्या हो रहा है, दिस इज चेंजिंग इनटू वाटर। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पीपल आर समझ में आ रही है? ओके, चलिए, सो हम देखते हैं व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? ड्यूरिंग समर्स वी परस्पायर मोर ड्यू टू मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। तो हमारा ज़्यादा पसीना होता है, ठीक है, और पसीना होने से क्या होगा, आपका पसीना इवेपोरेट होगा। प्रेस्पिरेशन मतलब पसीना होना।
ये इवेपोरेट होगा और इवेपोरेशन से क्या प्रोड्यूस होगी, आपकी बॉडी में कूलिंग प्रोड्यूस होगी, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, ये पंखे के नीचे से बैठने से आपका कूलिंग नहीं होता है, आपका जो स्वेट पोर से जो स्वेट निकल रहा है उसके इवेपोरेशन से कूलिंग होता है। पंखा चलाना मतलब क्या कर रहे हैं आप, विंड स्पीड को बढ़ा रहे हैं, विंड स्पीड बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा तो कूलिंग बढ़ेगी। क्लियर है, दैट इज द प्रोसेस, ठीक है। ओके, विच कीप्स अस कूल। कॉटन बीइंग अ गुड अब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन के क्लोथ जब आप पहनते हैं तो वो क्या करता है, वाटर को सोक कर लेता है, ठीक है। जैसे टॉवल वगैरह आपका देखो, आप जब टॉवल से पूछते तो वो सोक कर लेता है ना वाटर को। कॉटन, आपने अगर कोई रुई लिया, उसमें थोड़ा सा एक ड्रॉप पानी डाला, फट से वो चूस लेगा, ठीक है। अगर कोई समझ लो रुई है यहाँ पे, या ये कॉटन क्लोथ है, देखो अगर यहाँ पे पानी गिरा रहेगा तो हम इससे पोंछेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो फटाक से उसको सोक कर लेगा, ठीक है। अब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन अब्जॉर्बिंग द स्वेट, हमारा स्वेट वो अब्जॉर्ब करता है, एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन, क्योंकि ये जैसे इजी इवेपोरेशन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, कूलिंग प्रोड्यूस होगी। तो कॉटन क्लोथ्स विल कीप अस कूल, ठीक है। कॉटन कोट्स अगर हम पहनेंगे तो दैट विल कीप अस कूल। क्लियर है भाई साहब, these are basically cotton clothes which are generally worn during the summer season so that they keep us cool. Oh नहीं, स्पंज इज अ डिफरेंट थिंग पीपल, आई विल लेट यू नो व्हाट इज स्पंज, ठीक है। स्पंज आपका कॉटन से नहीं बनता है, स्पंज जो होता है देखो, चलिए समझ लेते हैं इसको। वन सेकेंड पीपल, right now we are done with this chapter. What we will do right now is only and only डाउटा सेशनवा, ठीक है, डाउट सेशंस। चलिए, जो भी आपके डाउट्स, जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, प्लीज फील फ्री टू आस्क, ठीक है। डाउट सेशन, ओके ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम अ स्टूडेंट इज स्पंज ऑल्सो कॉटन? नो, स्पंज इज नॉट कॉटन, ठीक है। देखो स्पंज जो होता था, स्पॉन्जेस बेसिकली एक स्पीशीज होती है, ठीक है, आप बायो में पढ़ेंगे इसको। कोरल रीफ के बारे में सुना है आपने, कोरल रीफ के बारे में? तो ये जो मरीन लाइफ होती है उसमें एक स्पॉन्ज बोल के एक क्रिएचर होता है, ये बेसिकली है एनिमल, ठीक है, ये है एनिमल, लेकिन ये प्लांट की तरह फिक्स्ड रहता है, ठीक है। इट बेसिकली इज फिक्स्ड। आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे इस चीज़ को, इसको आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। दिस इज बेसिकली स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो स्पॉन्जेस पहले क्या होते थे, पहले समुंदर से निकाले जाते थे और उसको हम बाथिंग में यूज़ करते थे, या धोने में यूज़ करते थे, ठीक है, साफ़ करने में यूज़ करते थे, तो उसमें स्पॉन्जेस यूज़ होता था। अभी हम सिंथेटिकली स्पॉन्जेस बनाते हैं, सिंथेटिकली मतलब मैन मेड स्पॉन्जेस होते हैं। दिस इज़ नॉट मेड फ्रॉम कॉटन, ठीक है, इसके अलग प्रोसीजर्स हैं। कॉटन एंड स्पॉन्ज इज डिफरेंट, ठीक है, स्पॉन्ज एंड कॉटन इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। स्पॉन्जेस के अलग तरीके हैं बनने के और उसके यूजेस भी अलग हैं। पहले के ज़माने में हम स्पॉन्जेस को लाइव सी से निकालते थे, क्योंकि सी जो है आपका स्पॉन्जेस से भरा पड़ा है, बहुत सारे स्पॉन्जेस हैं, और दीज आर ऑर्गेनिजम्स विच आर बेसिकली एनिमल्स, बट दीज आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड, सी फ्लोर से ये फिक्स्ड होते हैं, मतलब इनका बिहेवियर थोड़ा प्लांट की तरह होता है, बिकॉज दे आर इमूवेबल एनिमल्स। देयर इज अ स्पीशी ऑफ स्पॉन्जेस, वहाँ से नाम आ रहा है स्पॉन्जेस। ये सब आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि स्पॉन्ज एंड कॉटन आर डिफरेंट थिंग्स, दे आर नॉट द सेम, ठीक है। एनीथिंग एल्स दैट इज क्रॉसिंग योर माइंड पीपल? चलिए चलिए, डाउट सेशन है, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इज डन पीपल। थिंक अबाउट एनीथिंग विच इज क्रॉसिंग योर माइंड विथ रिगार्ड्स टू दिस चैप्टर, एनीथिंग। फ्रिज में पानी कूल कैसे हो जाता है? ओके, क्वेश्चन इज, फ्रिज में भाई साहब वाटर, हाउ डज इट बिकम कूल, हाउ डज इट बिकम कूल? ओके, चलिए अभी हमारा देखो, समझ लो आपने एक बॉटल पानी लिया, ठीक है, ये लेट से रूम टेम्परेचर पे है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक है। फ्रिज का टेम्परेचर आपको वहाँ पे एक रेगुलेटर मिलता है, उस रेगुलेटर में आपको टेम्परेचर दिखता है, ठीक है। तो लेट से आपने 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है इसका टेम्परेचर, ठीक है। जैसे ही ये 25 डिग्री वाले सेंटीग्रेड वाटर को आप फ्रिज में रखते हैं तो व्हाट विल हैपन, यहाँ से ये 25 डिग्री पे है, मतलब इट इज एट अ हायर टेम्परेचर देन द एनवायरमेंट ऑफ द फ्रिज। एनवायरमेंट ऑफ द फ्रिज इज एट व्हाट टेम्परेचर? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। सो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये अपना देखो, समझ लो एक बॉडी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे और दूसरी बॉडी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इन दोनों में हीट एक्सचेंज होगा, हीट एक्सचेंज होगा मतलब ये हीट लूज करेगा और ये हीट गेन करेगा, ठीक है। इसका टेम्परेचर लेट से बढ़ के हो गया 15 और इसका टेम्परेचर हो गया घट के 15। अभी दोनों में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है?
तो व्हेन अ हॉट बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ कोल्डर बॉडी, हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी टिल बोथ ऑफ देम अक्वायर द सेम टेम्परेचर। हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे लेट्स से 12.5 हो गया, इसका 12.5 हो गया। जैसे हमने इसको इधर डाला तो इसका भी क्या होगा, इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा और फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना भाई। इसका आइडिया का ऐसी बहुत सारी तमाम चीजें रखोगे तुम, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा होगा। कभी तुमने देखा है फ्रिज के कंप्रेसर पे पीछे अगर खड़े होगे तुमको गर्म हवा आएगी। ये गर्म हवा कहाँ से आ रही है, यही अंदर जो तुमने माल मसाला रखा हुआ है उसका हीट है ये जो बाहर फेंक रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। क्योंकि भाई साहब तुम्हारा अंदर का टेम्परेचर तो गर्म होगा ना, वो तो 5 डिग्री पे है, ये ठंडा हो रहा है, लेकिन अंदर का टेम्परेचर तो गर्म होगा ना इस प्रोसेस से, ठीक है। तो जैसे तुमने 25 इसका था, 5 इसका था, अभी क्या हो जाएगा, 30 है, 30 इक्वली डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका 15 हो गया, इसका 15 हो गया, ये 15 भी फिर से 5 में आ जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर क्या करेगा, गर्म हवा को बाहर निकालेगा। तो अभी क्या हो गया, इसका कितना हो गया, 15, बाहर का 5, अभी क्या हो जाएगा, ये 20 का एवरेज आउट कर लो 10, तो ये हो गया 10 डिग्री, और बाहर का एनवायरनमेंट भी कितना हो गया, 10 डिग्री। अभी ये 10 भी बाहर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको डालना है किसमें, 5 में। तो अभी ये 10 भी बाहर चला गया, तो अभी ये हो गया 5 और ये हो गया भाई साहब आपका 5, अभी इक्विलिब्रियम हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ लो इसको भाई साहब। ये आपका एक वाटर बॉटल है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फ्रिज है आपके कितने पे भाई साहब, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जैसे ही आपने इसको इसके अंदर रखा, टोटल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका बॉटल का टेम्परेचर कितना हो गया, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाहर का, फ्रिज के बाहर का एनवायरनमेंट, फ्रिज एनवायरनमेंट अगर हम बोले, फ्रिज एनवायरनमेंट कितने का हो जाएगा, 15 डिग्री का। वाटर का कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, है ना, 25 + 5 30 इक्वली डिविडेंड 15, लेकिन फ्रिज को आपने रेगुलेटर में रखा है कितने, 5 डिग्री पे, तो फ्रिज क्या करेगा, इसको डाउन करेगा, फिर से कितने में लाएगा, 5 डिग्री में, मतलब 10 डिग्री का टेम्परेचर बाहर फेंकेगा। आप अगर फ्रिज के पीछे खड़े रहेंगे, कंप्रेसर के पीछे, तो आपको वो हीट फील होगा, ठीक है, दैट इज बेसिकली पुलिंग आउट, ठीक है। अभी 5 डिग्री हो गया ये, अभी ये कितना है बोलो, 15 डिग्री पे है, फिर से हम एवरेज आउट कर लें, ये वाटर है, ये फ्रिज है, ये फ्रिज का टेम्परेचर, ये वाटर का टेम्परेचर कितना हो गया, 20 को इक्वल दोनों में डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा, 10 डिग्री, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 10 डिग्री, लेकिन फ्रिज में है रेगुलेटर, ये इसको फिर से लाएगा कितने में, 5 में। तो अगर इसको 5 में लाएगा तो अभी कितना हो गया भाई साहब, 10 और ये 5 15, ठीक है, तो किसने में डिवाइड होगा, ये 7.5 और ये हो जाएगा आपका 7.5, ठीक है, डिवाइडेड, फिर से इसमें से जाएगा 2.5 जाएगा, कितना बचा भाई साहब, 5, और यहाँ पे कितना बचा बोलो, 7.5, अभी ये फिर से इक्वल डिवाइड। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वाटर धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा है, ठीक है। यही सेम प्रिंसिपल आपके एसी में भी होता है। एसी का ब्लोअर देखा है आपने, बाहर कितनी गर्म हवा आती है, क्यों, क्योंकि ये जो अंदर का गर्म, देखो अंदर क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, लेकिन फिर से गर्म हो रहा है, फिर से उस गर्म हवा को वो बाहर फेंक रहा है, तो वो ठंडा हो रहा है, गर्म हवा को कंटिन्यूसली बाहर फेंक रहा है। तो एसी का कंप्रेसर या फ्रिज का कंप्रेसर क्या हो रहा है, गर्म हवा को बाहर फेंक रहा है। ये गर्म कैसे हो रहा है, क्योंकि हीट का एक्सचेंज हो रहा है, जो भी अंदर बॉडीज हैं और एनवायरनमेंट है उनके बीच में हीट का एक्सचेंज हो रहा है, सो इट इज कंटिन्यूसली थ्रोइंग आउट दैट वाटर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, दैट्स हाउ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर ड्रॉप्स। आप इमीडिएटली अभी कभी रखा और अभी कभी ठंडा नहीं हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा भाई साहब, ठीक है, आपके फ्रिज के रेगुलेटर के ऊपर उसका डिपेंडेंसी है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ये टेम्परेचर ड्रॉप होने में, और कंटिन्यूसली आप देखोगे आपका फ्रिज के पीछे से गर्म हवा आती रहेगी। वेयर इज दिस हॉट एयर कमिंग फ्रॉम, बिकॉज ऑफ दीज सब्सटेंसेज विच यू हैव केप्ट एट अ हायर टेम्परेचर इनसाइड द फ्रिज। क्लियर है, बहुत बढ़िया। एनी मोर क्वेश्चंस, पूछो, अरे भाई साहब बेझिझक पूछो, साइंस इंटरेस्टिंग बनाना है। वॉल्केनो कूल क्यों नहीं होता है, कूल होता है वॉल्केनो। देखो ये समझ लो कोई वॉल्केनो है, ठीक है, अभी ये मोल्टेन लावा है, बहुत नीचे से आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ये मोल्टेन लावा है, ठीक है। कुछ वॉल्केनोस जो डेड हो जाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ से क्या होगा भाई साहब, ऐसे खौलता हुआ लावा निकलेगा, ये जब यहाँ पे आ गया इसका मसाला, ये कूल हो जाएगा, इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसके ऊपर फिर से लेयर आ गया तो वो गर्म रहेगा, लेकिन समझ लो अभी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, अभी बंद हो गया भाई साहब, इसको हम लोगों ने बहुत मेटल्स निकाले हैं ऐसे वॉल्केनिक इरप्शन से। जहाँ पे भी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं वहाँ पे हाई क्वांटिटी ऑफ अर्थ के मेटल्स मिलते हैं, दोज आर गुड माइनिंग सेंटर्स,
ठीक है, प्रोवाइडेड दे आर डेड वॉल्केनोस। एक्टिव वॉल्केनोस में हम माइनिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर डेड वॉल्केनोस देखेंगे वहां से हम माइनिंग कर सकते हैं। अगर डेड वॉल्केनो अभी नहीं निकल रहा है फिलहाल, तो यहाँ पे जितना भी मेटल्स निकला होगा वो ठंडा हो जाएगा, और जो ठंडे मेटल्स को आप यूज़ कर सकते हैं माइनिंग में, उनमें से आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दे विल बिकम कूल। हाँ, अगर वो गिरे ही जा रहा है भाई साहब, ठीक है, तो ऑब्वियसली कैसे होगा, वो तो गर्म ही रहेगा ना, खोलता हुआ ही रहेगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्केनो, ठीक है। बट दीज आर वेरी गुड मिनरल्स विच आर कमिंग फ्रॉम डीप डाउन इनसाइड द अर्थ, ठीक है। और इन मिनरल्स का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर? एनी मोर क्वेश्चन आर पीपल? आर चलिए 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 फटाफट। यस वेदांत? हाँ, फ्रिज और एसी, फ्रिज और एसी, फ्रिज कोई भी चीज जो कूलिंग प्रोड्यूस करता है उसमें एक कूलेंट होता है, ठीक है। यस, देयर इज अ गैस। अगर आप देखोगे एसी के पाइप्स होते हैं ऐसे ब्राउन कलर के, उसमें भरा हुआ होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कभी कभी आप देखोगे आपका एसी कूलिंग प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या फ्रिज कूलिंग प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो जो मैकेनिक आएगा वो आएगा अपना एक गैस का एक छोटा सा टिन कैन लेकर। ये गैस का टिन कैन में क्या रहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वो ऐसे खोलता है, ऐसे में डालता है और इसको गैस से भर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली प्रोड्यूसेस कूलिंग, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा गैस है जो कूलिंग प्रोड्यूस करता है। हार्मफुल है, लेकिन कूलिंग वो अंदर ही अंदर प्रोड्यूस करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली कूलिंग जो है अंदर ही, वो बाहर नहीं आएगा। अगर लीकेज हो रहा है और वो बाहर आ रहा है तो खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। तो दैट विल बिकम हार्मफुल। यस, दैट विल बिकम हार्मफुल। बट कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेसिकली अ कूलेंट, इट इज डेफिनेटली अ कूलेंट। और बोलो भाई साहब, इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में जा रहे हैं, प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस ऑन देम। एनी बोलो पांडे जी, एनीथिंग विच क्रॉसेस योर माइंड। सूरज, सोचिए 5 मिनट सोचिए। इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं माइंड में, फटाफट। चलिए जल्दी, क्विक। वेदांत तिवारी, बोल ना, क्या हो रहा है? सर, स्पंज एक सॉलिड है, हाँ उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं। हाँ, स्पंज एक सॉलिड है। आपने देखा कि भाई साहब जितने भी आपके सॉलिड्स होते हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, राइट। कंप्रेसिबिलिटी उसकी क्या होती है भाई साहब? चलिए स्पंज को छोड़ दीजिए, आप ब्रेड देखा है आपने, कंप्रेसिबिलिटी उनकी ना के बराबर है, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, राइट। ब्रेड देखा है, ब्रेड, ठीक है, पाव जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसको भी आप कंप्रेस कर सकते हैं कि नहीं? ऐसे कंप्रेस कर देंगे। क्यों कंप्रेस कर पा रहे हैं? देखो ब्रेड किससे बना है? फ्लावर है ये, फ्लावर मतलब फ्लावर वाला फ्लावर नहीं, ठीक है, हाँ आटा, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे भाई साहब, किसके साथ मिक्स करेंगे? बेकिंग पाउडर के साथ, ठीक है, बेकिंग पाउडर के साथ। एक्चुअली जब इसको आप ओवन में रखते हैं, जो लोग पाव बनाते हैं इसको ओवन में रखेंगे, जैसे आप इसको ओवन में रखेंगे ये जो बेकिंग पाउडर है ये हीट होकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ठीक है। अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? इसके अंदर भर जाएगा, ठीक है, इसके अंदर भर जाएगा, इसका साइज भाई साहब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और टुन्नू सा जो साइज था आपका इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसी से आप देखोगे जो आप पाव खा रहे हैं वो एक्चुअली इतने का होगा, इतने आटे से बना है, लेकिन वो फूल कर इतना बड़ा हो गया है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या हो गया? आपको दिखेगा भी, बाहर से दिखता है आपको स्पेस, है ना, इस स्पेस में क्या भर गया रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसीलिए आप इसको स्क्वीज कर सकते हैं। इसकी कंप्रेसिबिलिटी किसके वजह से हो रही है? सॉलिड की वजह से नहीं, इसकी कंप्रेसिबिलिटी हो रही है गैस की वजह से, क्योंकि ये जो सॉलिड है, जो बेसिकली फ्लावर है, उसके बीच में अभी क्या भर गया है? गैस। तो कंप्रेसिबिलिटी of a bread or a sponge is due to the empty spaces in between them. It is not due to solid, it is due to the gas which is filled in between, ठीक है। तो आप उसको कंप्रेस इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर गैस भरा हुआ है, ठीक है। स्पंज में भी क्या है? आपको देखो स्पेसेस दिखेंगे, ये स्पेसेस क्या है? देखो ये स्पेसेस में एयर भरा हुआ है, तो आप उसको कंप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है, इसको आप कंप्रेस कर पा रहे हैं। क्लियर है? अगर आपने किसी स्पंज को पानी में डुबोया, उसकी कंप्रेसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, उसको और ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि अभी क्या हो गया? उन होल्स में क्या भर गया है? पानी, ठीक है, वो लुत्फ-पुष्ट हो जाएगा एकदम से। फिर उसको आप स्क्वीज करोगे, जब तक पानी नहीं निकल जाएगा तब तक उसका कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगा, ठीक
ठीक है, तब तक उसका कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? जैसे समझो आपने यहाँ पे 200 मिलीलीटर पानी लिया है, ठीक है, उसमें आपने एक स्पॉन्ज डाल दिया, ठीक है। अभी समझ लो ये स्पॉन्ज क्या करेगा, वाटर को लेगा, अब्जॉर्ब करेगा, उसके एम्प्टी स्पेसेस में अभी एयर की जगह क्या भर जाएगा, वाटर, ठीक है। तो समझ लो इसमें से 50 मिलीलीटर पानी निकल गया। अब इस स्पॉन्ज को जब आप बाहर निकालोगे, इसमें ऑलरेडी क्या भरा हुआ है, पानी, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा इसका, 150, है ना। फिर से आप किसी दूसरे बीकर में डाल दो जिसका वॉल्यूम है 200 मिलीलीटर, इसी भीगे हुए स्पॉन्ज को, आपको दिखेगा कि भाई साहब इधर 200 से 150 हो गया, लेकिन इधर 200 से 150 नहीं हो रहा है, इधर 200 से 200 का 200 ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके एम्प्टी स्पेस में ऑलरेडी वाटर भरा हुआ है यहां से। समझ में आ रहा है ये? तो अभी देखो ये कंप्रेस नहीं हो रहा है क्योंकि इसके एम्प्टी स्पेस में अभी वाटर भरा हुआ है। अगर इसको आप स्क्वीज कर दो फिर इसमें डालो तो फिर वही प्रोसेस होगा, फिर वही 150 हो जाएगा इसका। क्लियर है? दैट इज हाउ इट इज। तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ स्पॉन्ज और कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लेट्स से ब्रेड इज ड्यू टू द एम्प्टी स्पेसेस विच आर फिल्ड विथ एयर और कार्बन डाइऑक्साइड इन बिटवीन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स। सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, लेकिन यहां पे गैस भरा हुआ है बीच में, इसीलिए कंप्रेसिबिलिटी है, इसीलिए आप उसको कंप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? एनीथिंग एल्स विच क्रॉसेस योर माइंड? हाँ हाँ, स्पॉन्ज क्या सेमी सॉलिड है? स्पॉन्ज क्या सेमी सॉलिड है? नहीं, स्पॉन्ज परफेक्टली सॉलिड है। सेमी सॉलिड मतलब कैसा, जैसे ग्रीस आपका एक सेमी सॉलिड हो गया, ठीक है, और लेट्स से आपका जैम सेमी सॉलिड है, मतलब जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों। जैसे आपने बटर लिया, बटर को आप स्प्रेड आउट कर सकते हैं, बटर को आप स्प्रेड आउट कर सकते हैं क्योंकि वो सेमी सॉलिड है। जैम को आप स्प्रेड आउट कर सकते हैं, ग्रीस आप भाई साहब इसको ऐसे पूरा स्प्रेड आउट कर सकते हैं। तो दीज आर सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस, इनके लेयरिक अरेंजमेंट में डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर है? एनीथिंग एल्स पीपल विच क्रॉसेस योर माइंड? पूरी कैसे फूलती है? अच्छा जी, ओके, देखो ये पूरी है, पूरी, ये आपने पूरी ऐसे बेला, ठीक है, ये आपका जो भी आटा मैदा जैसा भी है उसमें आपने पूरी बेला, ठीक है। अभी इसको आप गरम तेल में डाल रहे हैं, ठीक है। गरम तेल में जब आप इसको डाल रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन, इसमें स्पेस क्रिएट हो जाएगा, इस स्पेस में हवा भर जाएगी, ठीक है, इस स्पेस में भाई साहब हवा भर जाएगा। आप जब बेलेंगे इसको और इसको गरम तेल में डालेंगे, अचानक से इसको हीट मिल जाएगा, अचानक से हीट मिल जाएगा तो इसके अंदर जितना भी गैस रहेगा ऐसे फूल जाएगा ये। दैट इज हाउ इट विल बेसिकली डू। तो थोड़ा सा सोडा अगर आप मिला देंगे जब आप आटा गूंद रहे हैं, थोड़ा सा बेकिंग सोडा अगर आप मिला देंगे, NaHCO3, ठीक है, ये बेकिंग सोडा है, तो ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो यहाँ पे भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, ज़्यादा फूलेगा आपके पूरियाँ, ठीक है। मैदा वगैरह में बहुत ज़्यादा फूलता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना तेल उसमें डाल रहे हैं। तो वो ये चीज़ क्या होगा, इसमें हवा भर जाएगा। इसमें हवा था ऑलरेडी, लेकिन अब जैसे बलून होता है भाई साहब, बलून, ठीक है, बलून तो ऐसे लुस्त पुस्त पड़ा हुआ है, जैसे आपने जो ऐसा फूल गया, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर ये जो आटा था, इसके अंदर जितना भी एयर था वो इन्फ्लेटेड। अभी आपने इसको हीट किया, तो हीट किया तो वॉल्यूम में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। कोई भी चीज़ को आप हीट करेंगे तो उसका एक्सपेंशन होगा। इसके अंदर जो एयर बढ़ा था उसका एक्सपेंशन हो गया, ये बन गया पूरी, ठीक है, क्लियर है। तो एयर का एक्सपेंशन हो गया एंड दैट्स हाउ इट बेसिकली गॉट कन्वर्टेड इनटू अ पूरी एंड व्हाटएवर। और बताइए भाई साहब, एनीथिंग एल्स? अगर आपने मिट्टी को, मतलब ऐसा मिट्टी है, इसमें आपने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, मतलब एक गड्ढा किया और इसमें पानी डाला, मटका जहां भी रखोगे मटके की वजह से ठंडा होगा, तो मटका ऊपर, हाँ मटका नहीं डाला तो क्या होगा, ठीक है। देखो जहां तक आपकी इवेपोरेशन होगी, अगर समझ लो यहाँ पे पोर्स हैं, अगर इवेपोरेशन हो पा रहा है, ठीक है, अगर इवेपोरेशन हो पा रहा है तो भाई साहब कूलिंग प्रोड्यूस होगा। मेन मुद्दे को पकड़ो, ठीक है। अगर भाई साहब तुमने अर्थ के अंदर ऐसा पानी भर के रखा है या कहीं और पे रखा है, मुद्दा ये है कि क्या इवेपोरेशन प्रॉपरली हो पा रहा है। अगर इवेपोरेशन प्रॉपरली हो पा रहा है तो कूलिंग होगी, चाहे उसमें आप मटके में डालो, चाहे अर्थ में डालो, चाहे कहीं भी डालो। If there is a scope of evaporation, then there will be cooling which will be produced. If there is no scope of evaporation, no cooling will be produced. Simple, ठीक है। वो आप अभी कुछ भी बना लो, तो पतीले बना लो, मिट्टी से बना लो, गड्ढा खोद कर उसमें भर दो, तो
सारी चीज़ों में आपका इवेपोरेशन होना चाहिए। अगर इवेपोरेशन हो पा रहा है देन कूलिंग विल बी प्रोड्यूस्ड। इफ इवेपोरेशन का स्कोप नहीं है तो कूलिंग विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है। हाँ, ग्राउंड वाटर का इवेपोरेशन होने का चांसेस कम है क्योंकि ग्राउंड के अंदर से आ रहा है, राइट। तो ये भाई साहब इसके इवेपोरेशन के चांसेस बहुत कम है, ये एकदम डीप डाउन ग्राउंड के अंदर है और हम चाहते भी नहीं है कि, क्योंकि अगर ये इवेपोरेट होने लगेगा तो हमको और आपको पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके घरों में जो पानी आ रहा है वो ग्राउंड वाटर का ही है, अगर यही सूखने लगे तो आपको और हमको पानी नहीं मिलेगा। ग्राउंड वाटर इज आवर सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर दैट वी रिसीव, एंड इफ दिस कंटिन्यूज टू इवेपोरेट और ड्राई अप देन वी विल हार्डली हैव एनी वाटर फॉर यूजेज। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? एनीथिंग एल्स? नो? ओके, विल कॉल इट अ डे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम पीपल।